जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका राधा क्लासेस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है पृथ्वी और आकाश। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सौर परिवार के बारे में, उसके अलावा तारामंडल और आकाशीय पिंड के बारे में, छाया एवं ग्रहण, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना, प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। इस चैप्टर में इतनी चीजें पढ़नी है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा सौर परिवार। पहला ही प्रश्न और सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया है इस चैप्टर से कि सौर मंडल किसे कहते हैं। सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इन्हें सौर परिवार कहा जाता है। सौर मंडल या सौर परिवार आमतौर पर आम भाषा में इस प्रकार से सरल तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसी को बड़े तरीके से लिखना है तो सूर्य तथा वे सभी पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं अथवा गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सौर परिवार या सौर मंडल का निर्माण करते हैं और इनका मुखिया सूर्य होता है। यह सारी चीजें इतना बड़ा लिखना है। जब आपको बेहतर तरीके से लिखना है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बाकी मैंने जो बताया है उस प्रकार से आप अति लघुत्तरी में प्रश्नों को लिख पाएंगे। तो सौर परिवार की बात हो गई तो सौर परिवार में आता कौन कौन है। तो सौर परिवार में आते हैं ग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्काएं। यह सभी चीजें किसमें आती हैं? सौर परिवार में आती हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, सरल तरीके से समझते हैं कि सौर परिवार है क्या। सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, यह सभी मिलाकर क्या करते हैं? सौर मंडल या सौर परिवार का निर्माण करते हैं। सौर मंडल या सौर परिवार समझ में आया। तो अब पूछता है कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, क्रम के अनुसार लगाइए। तो सबसे पहले आता है बुध ग्रह, दूसरा आता है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, बुध ग्रह। बुध के बाद में आता है शुक्र ग्रह, शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल, मंगल के बाद में बृहस्पति, बृहस्पति में शनि, अरुण, वरुण। यह 8 ग्रह होते हैं। और एक ग्रह और था जिसके बारे में पूछेगा, वह था यम ग्रह। यम ग्रह को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य की परिक्रमा, एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट यहीं पर पूछता है कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, आकाशीय पिंड, इन्हें क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यह सारी चीजें समझ में आई। सौर परिवार, सौर मंडल, सौर परिवार या सौर मंडल समझ में आया। ग्रह कितने होते हैं इसके बारे में हमने क्लियर किया। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं और ग्रहों का क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि यह सीधे पूछता है कि 8 ग्रहों का क्रम के अनुसार ग्रहों का नाम लिखिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट हमें क्या क्या पढ़ना है, हर एक पॉइंट को हम बेहतर तरीके से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ग्रहों के प्रकार के बारे में। ग्रह के प्रकार, इनकी संरचना के आधार पर ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। पार्थिव ग्रह या जोबियन ग्रह, जिन्हें गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। 2 भाग होते हैं। तो पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? जिनके सतह की संरचना, जिन ग्रहों के सतह की संरचना ठोस होती है, या कहें सूर्य के जो करीब 4 ग्रह हैं, वो क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। पार्थिव ग्रह समझ में आया। उसके बाद में आता है दूसरा, गैसीय ग्रह या जोबियन ग्रह बोला जाता है। जिन ग्रहों की सतह गैसीय अवस्था में होती है, जो सूर्य के 4 अंतिम ग्रह हैं, अंतिम 4 ग्रह हैं, वो क्या कहलाते हैं? गैसीय ग्रह कहलाते हैं। गैसीय ग्रह समझ में आया, जिन्हें जोबियन ग्रह कहा जाता है, और पार्थिव ग्रह। यह दोनों चीजें क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है सौर परिवार के अन्य सदस्य। तो हमने पढ़ाया है जस्ट अभी पहले, मैंने बताया क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। मंगल और मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में
जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह समझ में आया। और उपग्रह के बारे में हमने बताया था। उपग्रह जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो ग्रहों का चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। और सबसे ज्यादा उपग्रह किन ग्रहों के हैं? जो जोवियन ग्रह हैं, इन ग्रहों के उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है। और अगला क्या पूछता है कि खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी क्या है? प्रकाश वर्ष है। जब सबसे ज्यादा दूरी को मापना होता है, वैसे दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और जब यही दूरी काफी बढ़ जाती है, जिसे मीटर से नहीं मापा जाता, तो उसको किस में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 12 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है, आइए जानते हैं। अब आइए जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांडीय पता क्या है, कि हमारा स्थान जो आकाश है यह अनंत है। तो इसमें हमारा स्थान कहाँ पर है यह जानते हैं। तो हम कौन सी गैलेक्सी में है? मंदाकिनी में है। हमारा सौरमंडल एक गैलेक्सी का भाग है। हमारा सौरमंडल क्या है? गैलेक्सी का भाग है, जिसे क्या कहा जाता है? आकाश गंगा कहते हैं। तारा किसे कहते हैं? तारा अपनी ऊर्जा का उत्पादन स्वयं करते हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। वही बताया ना, ग्रह की विशेषता क्या होती है? इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन तारा में स्वयं का प्रकाश होता है। सूर्य क्या है? सूर्य ही आकाश गंगा का एक तारा है। सूर्य क्या है? हमारी आकाश गंगा का मिल्की वे का एक तारा है। हमारी आकाश गंगा कैसी है? सर्पीली है। कैसी है? सर्पीली। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है सूर्य की ऊर्जा का रहस्य के बारे में जानते हैं। सूर्य अत्यधिक तप्त गैस का गोला है। इसका ऊर्जा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। जो हमें मतलब धूप लगता है, प्रकाश होता है, यह किसकी वजह से होता है? नाभिकीय संलयन की वजह से होता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम का नाभिक बनाते हैं। मतलब हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम का नाभिक बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हमें ऊर्जा मिलती है सूर्य से। इस प्रक्रिया में जो द्रव्यमान का क्षय या कमी होता है, वही आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc स्क्वायर के अनुसार E में बदल जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है। यह सारी चीजें, ये चीजें तो पूछता नहीं है, बाकी इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सूर्य एक आकाशीय पिंड है, तो इसके बारे में किसकी वजह से ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो नाभिकीय संलयन की वजह से होता है। क्या निर्माण होता है? हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में बदलता है। बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है तारामंडल और आकाशीय पिंड। तो तारामंडल क्या है? कुछ तारों का समूह जिसमें विशेष आकृति का कारण बनता है। मतलब जो तारे मिलकर एक विशेष आकृति बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है। जिसमें उदाहरण में सप्तऋषि मंडल 7 तारों का समूह होता है। और क्या होता है? कैसिओपिया 5 तारे जो डब्लू का आकार बनाते हैं। उसके बाद में ओरियन, यह विशेष आकृति बनाता है। मतलब आकृति के अनुसार जब कोई तारा मिलकर, मतलब कई तारे मिलकर एक आकृति का निर्माण करते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है। तो सप्तऋषि, कैस कैसिओपिया, ओरियन, यह हमारे क्या है? तारा हैं जो आकृति बनाते हैं। ध्रुव, आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि ध्रुव तारा किसे कहते हैं। यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, ध्रुव तारा किसे कहते हैं? यह हमेशा स्थिर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होता है, इसलिए पृथ्वी के घूमने पर भी इसकी स्थिति नहीं बदलती है। क्योंकि जब हम पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर कोई तारा जब स्थित होता है, तो पृथ्वी के घूमने की वजह से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह हमेशा एक ही जगह पर स्थिर दिखाई देता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। धूमकेतु, कॉमेट या पुच्छल तारा किसे कहते हैं? यह सौर परिवार का एक हिस्सा है, जिसमें एक नाभिकी, एक लंबी पूंछ होती है।
महत्वपूर्ण तथ्य, जब सूर्य के निकट आता है तो इसकी पूंछें सदैव सूर्य से दूर की ओर होती है। मतलब इसका आकार कैसा होता है, जब कोई पिंड सूर्य की ओर जाने लगता है, गैसीय पिंड, तो क्या होता है इसमें नाभिकीय संलयन मतलब काफी तेजी से घर्षण होने की वजह से यह जल जाता है, इसके पूंछ का आकार बन जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पुच्छल तारा कहा जाता है। और यह कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि यह सूर्य से दूर जा रहा हो। धूमकेतु समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। उल्का, टूटता हुआ तारा, तो वास्तव में तारे नहीं होते बल्कि क्षुद्र ग्रह होते हैं। उल्का पिंड किसे कहता है, जब यह मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यह जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण की वजह से यह जल जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, उल्का कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, उल्का कहा जाता है। हमें प्रकाश की एक लकीर के रूप में दिखाई देते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, उल्का या टूटता हुआ तारा कहा जाता है। यह सारी चीजें समझ में आई, काफी सरल है और काफी लेंदी ने हम हर एक चीज को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह 4 ग्रह क्या है, रिवीजन मारते हैं। देखिए कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हाँ, अब पढ़ते हैं। यह 4 ग्रह क्या है, पार्थिव ग्रह है। और यह 4 ग्रह क्या है, जोबियन ग्रह या गैसीय ग्रह है। यह जो है क्या है, क्षुद्र ग्रह है। और जो यह है, यह क्या है, धूमकेतु। क्या है, धूमकेतु है। इसमें पूंछ जैसी आकृति बन जाती है, धूमकेतु। बात समझ में आई, धूमकेतु समझ में आया और क्षुद्र ग्रह भी समझ में आया। ग्रह कैसे होते हैं, मंगल, बुध, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह सभी ग्रह समझ में आए। लेटा ग्रह किसे कहा जाता है, तो अरुण ग्रह को कहा जाता है। किसको, अरुण ग्रह को कहा जाता है। और यह जो मतलब इनका घूर्णन विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में जिनका घूर्णन होता है, कौन कौन से ग्रह हैं, पहला है शुक्र ग्रह और दूसरा है अरुण ग्रह। दोनों चीजें क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं, यह सारी चीजें क्लियर हो गई ना, हर एक पॉइंट को हमने क्लियर किया है। यह देखिए कॉमेट, कॉमेट यह है, सूर्य से दूर जाता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और कुल मिलाकर जैसे पूंछ जैसी आकृति जब बन जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, जलता हुआ प्रतीत होता है, धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु, उल्का, उल्का भी समझ में आया। जब कोई यह आकाशीय पिंड जब यहां पर आ जाता है तो इन्हें क्या कहा जाता है, उल्का कहा जाता है। सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। बढ़ते हैं, छाया किसे कहते हैं। अब ग्रह उपग्रह के बारे में हम बात करने वाले हैं, ग्रहण के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बढ़ते हैं। और यहाँ पर पढ़ाने के बाद में आपने अगर राधा क्लासेस चैनल टेलीग्राम का ज्वाइन किया है तो वहां पर इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। आप रिवीजन भी कर सकते हैं, फेयर भी बना सकते हैं। आपको बाद में इतना भाग दौड़ नहीं मचानी है कि जब पेपर आ जाए तो क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और इसके बाद में मैं आपको बता दूं, यह चैप्टर अभी आपने पढ़ा है और कल मैं इसका मतलब 2016 से लेकर 2024 तक में जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को हम करेंगे, जिससे आपको यह भी पता चले कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं क्या वो परीक्षा में आता है कि नहीं आता है। इसलिए मैं काफी डिटेल के साथ काफी बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पूछता है कि छाया क्या है। जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरण के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु के पीछे नहीं पहुंच पाता, तो उस क्षेत्र में जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता, अंधेरा होता है, उसे क्या कहा जाता है, छाया कहा जाता है। मतलब कुल मिलाकर, जैसे आइए इसको चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे यह सूर्य हुआ या लाइट हुआ, लाइट के बीच में एक अपारदर्शी वस्तु आ गया, तो अपारदर्शी वस्तु की वजह से जो यह आकृति मतलब यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंच पाया है, जहां पर अंधेरा है, उसे क्या कहा जाता है, छाया कहा जाता है। छाया समझ में आया। अब बात करते हैं उपछाया की।
छाया की भी छाया। अपारदर्शी वस्तु के पीछे कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहां कुछ मात्रा में प्रकाश पहुंच पाता है, वहां आंशिक अंधेरा होता है, उसे क्या कहा जाता है? उपछाया कहा जाता है। जैसे मतलब प्रकाश देखिए, यहाँ पर तो बिल्कुल अंधेरा है, यहाँ क्या है? छाया है, अम्ब्रेला। और जहां पर हल्का हल्का प्रकाश पहुंच रहा है वो क्या है? उपछाया है। उपछाया और छाया दोनों चीजें क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है छाया के आकार कैसे बदलता है। जो छाया का आकार है कैसे बदलता है? बिंदु स्रोत, प्रकाश स्रोत, पर्दे को वस्तु से दूर ले जाने पर, पर्दे को वस्तु से दूर ले जाने पर छाया का आकार बढ़ता रहता है। जैसे जब टार्च को हम जलाते हैं तो टार्च के बीच में जो वस्तु रखी गई है, अगर यहाँ पर पर्दा दीवार लगी है तो चित्र यहीं पर बन जाता है। अगर इसको जितना दूर लेते जाएंगे तो इसका आकार बढ़ता चला जाता है। दूसरी स्थिति क्या बनती है? प्रकाश स्रोत वस्तु से बड़ा हो, प्रकाश स्रोत मतलब जिससे प्रकाश आ रहा है वह वस्तु से बड़ा हो, जैसे सूर्य। पर्दे पर पृथ्वी को वस्तु से दूर ले जाने पर छाया का आकार घटता है। जैसे देखिए, प्रकाश का आकार जब बड़ा हो, जो प्रकाश का स्रोत है जब उसकी स्थिति बड़ी हो और वस्तु छोटा होता है तो दूर ले जाने पर वस्तु का आकार कैसा होता जाता है? छाया का आकार घटता जाता है। लेकिन अगर जो प्रकाश है, जैसे बत्ती हुआ, टार्च, टार्च के आगे जब कोई वस्तु रखते हैं तो पर्दे को जितना दूर ले जाएंगे तो वह जो छाया है उतनी बड़ी होती जाएगी। लेकिन जब यह टार्च का आकार बड़ा कर दिया जाए, बहुत बड़ा हो और वस्तु छोटी हो, तो जितना दूर लेते जाएंगे पर्दे को, वस्तु कितना हो जाएगी? छोटी होती चली जाएगी। दोनों पॉइंट समझ में आए, दोनों स्थितियां समझ में आई। अब बढ़ते हैं ग्रहण के बारे में जानते हैं। ग्रहण क्या है? कारण पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा करती, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी का परिक्रमा करता है। परिभाषा: जब चांद, पृथ्वी और सूर्य एक ही सरल रेखा या एक ही तल में होते हैं तो पृथ्वी की छाया चांद पर और चांद की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इसे क्या कहा जाता है? ग्रहण कहा जाता है। जब सूर्य, पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और क्या? चंद्रमा तीनों एक ही लाइन में होते हैं तो जो स्थिति बनती है वो किसकी बनती है? ग्रहण की बनती है। कभी चंद्रमा बीच में होता है, कभी पृथ्वी बीच में होता है। अब आइए यहीं पर हम समझा देते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन लगता है। तो देखिए, सूर्य हुआ, चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक। जब देखिए चंद्रमा बीच में आए, चंद्रमा बीच में आ रहा है तो चंद्रमा का विपरीत क्या समझ में आता है? सूर्य। तो चंद्रमा अगर बीच में आए तो कौन सा ग्रहण लगेगा? सूर्य ग्रहण। ऐसे याद रखिएगा, चंद्रमा अगर बीच में आ रहा है तो सूर्य ग्रहण, और पृथ्वी बीच में आ रही है, पृथ्वी बीच में आ रही है तो क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। क्या? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। आइए जानते हैं कैसा होता है। जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, मैंने बताया ना। और क्या होता है? चांद की छाया पृथ्वी पर, चांद की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। सूर्य बड़ा है और जब चांद की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, सूर्य दिखाई नहीं देता है। इसी स्थिति को क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण समझ में आया? आइए इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है क्या। तो सूर्य ग्रहण, सबसे पहले हम क्या समझते हैं सूर्य ग्रहण को। सूर्य ग्रहण में हमने क्या बताया था? चंद्रमा बीच में आता है। अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा है, अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या कहलाएगा? सूर्य ग्रहण। क्या कहलाएगा? सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पा रहा है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या कहलाएगा? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, ठीक है। यह बात समझ में आई। जब एक चीज याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण तब लगेगा जब चंद्रमा बीच में होगा, और चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब पृथ्वी बीच में होगी। दोनों चीजें मैंने सरल तरीके से क्लियर करने का प्रयास किया है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। यह भी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है?
चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। कैसा होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच में आ जाती है। पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच में आ जाती है। क्या होता है? पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ने लगती है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है तो क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण कहलाता है। दोनों चीजें क्लियर कर दी हैं। अब बढ़ते हैं, यह सारी चीजें देखिए, यहां पर उसी चीज को इसने समझाने का प्रयास किया है काफी बेहतर तरीके से। ठीक, यहां पर देखिए मून शैडो, देखिए ये सूर्य है, बीच में चंद्रमा आया, तो ये कौन सा ग्रह है? सूर्य ग्रहण है। कौन सा ग्रह है? सूर्य ग्रहण है। और ये क्या है? चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है तो क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण। यही सारी चीजें जो मैंने पीछे पढ़ाई हैं, वही चीजों को यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाया गया। अब यह पॉइंट काफी बेहतर है और न्यू भी है, आ सकते हैं। यह कभी भी पॉइंट पूछे नहीं गए, लेकिन आपके सिलेबस में दिया है तो इसको जानते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, तो इसमें दो विचारधारा है। विज्ञान का क्रमित विकास की प्रक्रिया के द्वारा, मतलब क्रम के अनुसार सबसे छोटा जीव पहले एक कोशिकी आए, उससे धीरे धीरे प्रकाश करते हुए बहुकोशिकी का निर्माण हुआ। और धार्मिक तरीके से अचानक घटित अलौकिक घटना है, अचानक किसी ने इन सभी जीवों को बनाया है। वैज्ञानिक प्रमाण, स्टेनले मिलर का प्रयोग 1953 में किया था। क्या किया था? प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, जल वाष्प को एक कंटेनर में लेकर उनमें विद्युत ऊर्जा, बिजली प्रवाहित की थी। यह प्रक्रिया किसने किया था? स्टेनले मिलर ने किया था। क्या किया था? स्टेनले मिलर ने यह प्रयोग किया था। परिणाम क्या प्राप्त हुआ? इस प्रयोग से अमीनो एसिड का निर्माण हुआ। महत्व, अमीनो एसिड ही प्रोटीन का मूल निर्माण तत्व है। मतलब इस प्रक्रिया को उन्होंने समझाया है कि सबसे पहले छोटे जीव बने थे। तो इन्होंने क्या किया? एक कंटेनर में अमोनिया लिया, जल वाष्प लिया, मीथेन लिया, हाइड्रोजन लिया और इसमें विद्युत को प्रवाहित किया। तो क्या हुआ? अमीनो एसिड बना, जो क्या होता है? प्रोटीन का मुख्य तत्व होता है। प्रोटीन ही जीवन का क्या है? मुख्य तत्व है। यह कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है सेटी, SETI। यह एक खोज परियोजना है जिसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म अक्सर पूछता है, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेट्रीज इंटेलिजेंट लाइफ, पृथ्वी के समकक्ष बुद्धिजीवी सभ्यता की खोज। मतलब पृथ्वी के अलावा ऐसे स्थलों का खोज कर रहा है जहां पर जीवन संभव हो। कैसे खोजता है? रेडियो दूरबीन के द्वारा उपयोग करके अंतरिक्ष से आने वाले विद्युत चुंबकीय संकेतों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, कि जो विद्युत चुंबकीय संकेत है उसको रीड करता है, विद्युतीय चुंबकीय संदेशों को भेजता है। रेडियो और दूरबीन की सहायता से अन्य ग्रहों की भी खोज कर रहे हैं, क्योंकि शनि पे अभी तक शनि, अरुण वरुण पर पहुंचा नहीं गया, तो इनको देखा कैसे गया? दूरबीन के जरिए इन ग्रहों का पता लगाया गया है। अब जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफी प्रश्न पूछे गए हैं। भारत में अंतरिक्ष अभियान, मतलब अंतरिक्ष के बारे में जानकारियां भारत में कौन सी संस्थाएं इकट्ठा करती हैं? मुख्य संस्था है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह फुल फॉर्म याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं जो अंतरिक्ष के कार्यों को करते हैं? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSSC, कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम है। यहाँ से क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, अन्य ग्रहों पर, उपग्रहों पर लोगों को भेजने के लिए इन स्टेशनों का प्रयोग किया जाता है। इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। SHR सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। उपग्रहों का क्या करते हैं? यहाँ से उपग्रहों का उपयोग मौसमों की जानकारी, दूरदर्शन प्रसारण, खगोलिक प्रेक्षण, खगोलिक जानकारियां इन संस्थाओं द्वारा भारत में रखा जाता है। इसके अलावा विश्व की प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र, सारणी 2 में बताया गया एजेंसी के नाम, सबसे पहले नासा का नाम आता है। नासा कहाँ की कंपनी है?
अमेरिका की है। जैसे भारत में इसरो है, वैसे ही अमेरिका की कौन सी है, नासा है। इसका संगठन गठन कब किया गया था, 1958 में इसको बनाया गया था। ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी पेरिस की है, 1975 में इसको मतलब स्थापित किया गया था। जर्मन एरोस्पेस सेंटर जर्मनी में है, 1969 में इसको मतलब स्थापित किया गया था। और क्या था, कारी, KARI, कोरिया एरोस्पेस रिसर्च साउथ कोरिया का है, 1989 में स्थापित किया गया था। यह सारे सेंटर क्या करते हैं, अंतरिक्ष के कार्यों को, खगोलिक चीजों को अध्ययन करते हैं जो बाहर अंतरिक्ष की हैं। ग्रहों का प्रेक्षण करना, उपग्रहों के बारे में जानकारी रखना, मौसम के बारे में जानकारी रखना, यह सभी एजेंसियां, जैसे हमारे देश की इसरो हैं, ऐसे हर देश की क्या है, स्पेस एजेंसी है। इतना ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं आने वाला है। जितने भी प्रश्न आएंगे इनके बारे में हम अगली जो वीडियो आएगी, इस चैप्टर से 2016 से लेकर 2024 तक में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे, हाँ सर प्रश्न कैसे आते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे अगला जो वीडियो है वो आप लोगों को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।